हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लाइव प्रोसेस के जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट आपके जो पीछे के वीडियो में दिखाए थे डियर स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हम आपको बनाकर बताए थे। अब उसमें सभी पार्ट्स के क्या फंक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, हम लोग स्टडीज करेंगे वन बाय वन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? माउथ। माउथ इज द पार्ट बाय विच फूड या एनी सब्सटेंस वी swallowing। जो हम निगलते हैं फूड को, वो हम किससे निगलते हैं? माउथ से। माउथ में जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग एंड लिप्स। इसमें हम फर्स्ट स्टडीज करेंगे टीथ। लिप्स प्रोनाउंसिएशन है सब में, टंग भी प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करेगा, और बाकी टंग्स में आप जानते हो टेस्ट बर्ड होते हैं जो हमको स्वीट, सावर एंड बीटर जो भी टेस्ट होते हैं हमको टंग से रियल महसूस होते हैं, वो सेंस आर्गन होते हैं। पेपली पाए जाते हैं, उन्हीं पेपली से वो हमको रियलाइज होते हैं। हमारा इसमें माउथ में इंपॉर्टेंट है टीथ। तो टीथ क्या है? टाइप्स ऑफ टीथ: इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर। टीथ कितने टाइप्स के हैं? इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर। आई, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड लास्ट मोलर। यह 4 टाइप्स के टीथ हैं। ये 4 टाइप्स के टीथ हम ह्यूमंस में लाइफ में 2 टाइम जनरेट होते हैं, इसलिए इनको फर्स्ट जो टीथ जनरेट होते हैं लाइफ में उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ। ये बच्चों में निकलते हैं 14 से वर्ष के नीचे से, और फिर क्या होता है, वह कुछ टीथ गिर जाते हैं और गिरने के बाद फिर वह परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेसिडुअस टीथ का या टेम्परेरी टीथ का डेंटल फार्मूला क्या है? दैट इज dental formula, that is dental formula, in which that is incisor, canine, premolar and molar। टेम्परेरी टीथ में इंसाइजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर एब्सेंट है, मोलर 2 है। आप कभी भी टीथ को देखोगे तो इस तरह से अरेंज होते हैं, जैसे दैट इज इंसाइजर, कैनाइन, दैट इज इंसाइजर, कैनाइन, कैनाइन के बाद आपका प्रीमोलर एंड लास्ट होगा मोलर। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे यह पार्ट फर्स्ट है, यह पार्ट सेकंड से, इसलिए हम उसमें क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। टोटल 2 1 3 3 प्लस 2 5 5 इंटू 2, 2 पार्ट है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। टोटल कितना जा रहा है? 10। 10 अपर जा में, 10 लोअर जा में, और दोनों मिला देंगे तो कुल हो जाएंगे टेम्परेरी टीथ कितने? 20। इसी तरह से परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला है 21 23 अपॉन 21 23। कैलकुलेट करेंगे 8 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 16 ऊपर 16 नीचे, और टोटल आप जानते हो 13 होते हैं। टीथ में कुछ और भी टर्म होते हैं जिसमें हम इंक्लूड किए हैं। आपका थीकोडांट है। टीथ क्या होते हैं? गम्स में, मसूड़ों में धसे होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं थीकोडांट। क्या बोलते हैं? थीकोडांट। टीथ हमारे 4 टाइप्स के हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर, इसलिए इनको बोलते हैं हेटेरोडांट। टीथ हमारे लाइफ में 2 टाइम जनरेट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डाइफियोडांट। डाई मीन्स 2 टाइम, 2 टाइम्स। लाइफ में 2 टाइम जनरेट हो रहे हैं, टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ, इसलिए इनको बोलते हैं डाइफियोडांट। टीथ के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट। हमारा जो लास्ट मोलर टीथ है, लास्ट मोलर टीथ, मोलर में 2 है, तो जो लास्ट मोलर है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। यह बहुत ही उम्र के बाद निकलता है, 30-32 साल के बाद। और विजडम टीथ क्या है? वेस्टिजियल है। ये क्या है? वेस्टिजियल है, वेस्टिजियल, नॉन फंक्शनल है। ये हमारे बॉडी में क्या है? विजडम टीथ है, जो कि नॉन फंक्शनल है। देन टीथ के बीच में आपको गैप दिखाई देते होंगे, इन गैप को हम बोलते हैं डायस्टेमा। टीथ के बीच में गैप को क्या बोलते हैं? डायस्टेमा, DIASTEMA। डियर स्टूडेंट, ये टीथ का एक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ऊपर इनेमल है। यह बॉडी का सबसे हार्ड कवरिंग है जो कि टीथ पर पाए जाते हैं, दैट इज हार्ड कवरिंग। बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इनेमल, वो टीथ को कवर करते हैं। उसके नीचे आपको डेंटाइन मिलेंगे, डेंटाइन के बगल में साइड में आपको गम मिलते हैं, मसूल, और कुछ पल्प मिलते हैं। पल्प में क्या होता है? ब्लड वेसल्स फैले रहते हैं जो टीथ को ब्लड सप्लाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग। डियर स्टूडेंट, टंग में आप देखोगे तो टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे?
टेस्ट बर्ड, TAST होगा, टेस्ट बर्ड, एग्जाम वाला टेस्ट नहीं। ये टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, हमको टेस्ट को रियलाइज करते हैं। तो जो टेस्ट बर्ड है, हमको जो टेस्ट का पता चलता है, स्वीट टेस्ट हमको कहाँ पता चलेगा, एकदम मार्जिन पर। यहाँ पर स्वीट, साल्ट आपका इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज साल्ट, एंड बीटर अंदर साइड में है, और जो आपका लेफ्ट साइड है आपका सावर है, सावर। देन टंग पर पैपली पाए जाते हैं। पैपली के टाइप्स होते हैं, टंग, कैरी, पैपली। इन्हीं पैपली में क्या है, टेस्ट बर्ड है, टेस्ट बर्ड। पैपली में टेस्ट बर्ड है। तो ये पैपली के टाइप्स है, वैलेट पैपली अंदर है, फोलिएट पैपली ये साइड में है, फिलीफार्म पैपली इस साइड में है, और फंजीफार्म पैपली दैट साइड। तो यह पैपली क्या कैरी करते हैं, टेस्ट बर्ड। उन्हीं टेस्ट बर्ड से हमको क्या रियलाइज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, चाहे वह स्वीट हो, साल्ट हो, बीटर हो, सावर हो। तो उस फिगर से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस में क्या टेस्ट मिल रहा है। जैसे फंजीफार्म पैपली में हमको कौन सा टेस्ट मिलेगा, सावर। अगर फोलिएट पैपली में बात करेंगे, साल्ट। वैलेट पैपली में बात करेंगे, बीटर। एंड फिलीफार्म में हमको कैसा मिलेगा, स्वीट। नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होते हैं पर डे 1 से 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज होते हैं ह्यूमन में। तो इस सलाइवा का जो कंपोजिशन है, इसका पीएच नियर अबाउट 6.7 है, जो कि लगभग न्यूट्रल होता है, या जब भी होगा तो बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होगा। 6.7 या न्यूट्रल और बेसिक पीएच। तो सलाइवा का पीएच 6.7 है और न्यूट्रल। और सलाइवा में जो कंपोनेंट है वो है आपका टाइलिन। टाइलिन को जनरली हम सलेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। ये स्टार्च का डाइजेशन करेगा। देन सलाइवा में 99% वाटर है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। एक एंटीबैक्टीरियल इंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। बहुत पूछे जाते हैं एंटीबैक्टीरियल इंजाइम सलाइवा में कौन है, लाइसोजाइम। दैट इज एंटीबैक्टीरियल इंजाइम, ये बैक्टीरिया को किल करता है, लाइसोजाइम। देन सलेवरी ग्लैंड के टाइप्स हैं, दीज आर द टाइप्स। सलेवरी ग्लैंड जनरली 3 टाइप। फर्स्ट है आपका पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, नियर द ईयर, कान के बगल में होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग, जीभ के नीचे पाया जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। एंड लास्ट है सलेवरी ग्लैंड का टाइप्स थर्ड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ पाए जाएंगे, बिलो द लोअर जा, नीचे का जो जबड़ा है उसके नीचे पाए जाते हैं। यह है आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड। उसमें जो आपका टाइलिन है डियर स्टूडेंट, टाइलिन क्या करेगा, स्टार्च का डाइजेशन। टाइलिन क्या करेगा, स्टार्च का डाइजेशन। तो हम जब रोटी या ब्रेड खाते हैं, जैसे ब्रेड खा रहे हैं तो ब्रेड में क्या है, स्टार्च है। इस स्टार्च को डाइजेस्ट कौन करेगा, टाइलिन। टाइलिन है, ये टाइलिन क्या करेगा, स्टार्च पर वर्क करेगा और स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। इसलिए रोटी हम खाते हैं तो कुछ समय बाद हमें मीठा लगता है। तो फूड का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पर होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ में, वो भी किसकी हेल्प से, सलेवरी ग्लैंड की हेल्प से। फर्स्ट डाइजेशन है वो भी किस मीडियम में होगा, या तो न्यूट्रल या तो बेसिक मीडियम में। तो फर्स्ट डाइजेशन होता है स्टार्च का, पूछा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट डाइजेशन किसका होता है, स्टार्च का, वो भी कहाँ पर, सलेवरी ग्लैंड की हेल्प से, माउथ में। देन डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा फायरिंग। फायरिंग्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम का कंबाइंड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फायरिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लॉटिस। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से ओपन हो रहा है स्टमक में, तो जस्ट इसी के साइड में एक और ओपनिंग होता है जो हमारे कहाँ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक कवरिंग
होता है जिसको हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस, दैट इज इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस आपका कार्टिलेज के बने होते हैं। किसके बने होंगे? कार्टिलेज के एक मेम्ब्रेन होते हैं जो किसको कवर करते हैं? लैरिंग्स के ट्यूब को, लैरिंग्स ट्यूब। लैरिंग्स ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। लैरिंग्स ट्यूब को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। तो लैरिंग्स का जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। उस ग्लॉटिस को कवर कौन करता है? इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस किसका बना है? कार्टिलेज का, नॉट बोन। तो ग्लॉटिस को कवर कर रहा है इपीग्लॉटिस, और उसी इपीग्लॉटिस का और भी फंक्शन है कि वह ईसोफेगस को भी कवर करता है, दैट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। तो वह एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब फूड पास होता है ईसोफेगस में तो वह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? क्लोज कर देता है। जैसे दो ट्यूब है इस तरह से, और एक ट्यूब है यहाँ पर, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब है और ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो इस पर एक मेम्ब्रेन है इपीग्लॉटिस, और इसके ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लॉटिस, दैट इज ग्लॉटिस। तो यह क्या करता है? टाइम टू टाइम इसको भी कवर करता है और इसको भी कवर करता है। दोनों ओपनिंग को एक ही मेम्ब्रेन कवर करता है। जब फूड पास होना है तो लैरिंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लोज कर देगा, और जब फूड को पास नहीं करना है, एयर को पास करना है, तो ये आपके रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लोज कर देगा। तो ये आपका फंक्शन है ग्लॉटिस और इपीग्लॉटिस को। इसलिए कहा जाता है कि बात करते समय भोजन नहीं करना चाहिए, या भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही ग्लॉटिस इपीग्लॉटिस से भोजन कहाँ चले जाते हैं? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिससे लोग खांसने लगते हैं। देन डियर स्टूडेंट, जो फूड पार्टिकल होते हैं माउथ से पास होते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फूड पार्टिकल मूव करते हैं, तो एक मोशन के थ्रू, जिसको हम उस मोशन को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस मोशन। इस पेरिस्टाल्सिस मोशन में क्या करते हैं? मसल सिकुड़ते और फैलते हैं, जिससे फूड पार्टिकल धीरे धीरे कहाँ आते हैं? स्टमक में। स्टमक में आएंगे तो यहाँ पर फूड पार्टिकल 4 to 5 आवर्स रहेंगे, 4 से 5 घंटे, और यहीं पर फूड का क्या होगा? डाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या रिलीज होगा स्टमक में? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस रिलीज होंगे तो यहाँ पर पेप्सिन और रेनिन वर्क करेंगे, जिससे यह फूड क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। तो यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, पेरिस्टाल्सिस मोशन होता है, यह आपका इनवॉल्यूंटरी मोशन है, जिससे फूड पार्टिकल यहाँ पर आ जाते हैं। जब यहाँ पर फूड का डाइजेशन होगा तो जो डाइजेस्टेड फूड पार्ट है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसको हम बोलते हैं काइम। तो काइम कहाँ पाया जाएगा? इनसाइड स्टमक। कहाँ पाया जाएगा काइम? इनसाइड स्टमक। जो थोड़ा डाइजेस्टेड पार्ट है फूड का स्टमक में, जिसको हम बोलते हैं काइम। देन स्टमक है डियर स्टूडेंट। स्टमक में आप जानते हो कि क्या है? स्टमक की वाल है, तो इस स्टमक के वाल में कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के वाल में ग्लैंड पाए जाते हैं, उस ग्लैंड का क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप के सेल से बने होते हैं। फर्स्ट है आपका पेप्टिक या चिप सेल या जाइमोजिन सेल। पेप्टिक सेल, चिप सेल और जाइमोजिन सेल। ये पेप्टिक सेल, चिप सेल या जाइमोजिन सेल्स क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम, वो भी इनएक्टिव एंजाइम। ये कैसे एंजाइम है? इनएक्टिव एंजाइम कौन सा है? प्रोपेप्सिन एंड प्रोरेनिन। ये तो जाइमोजिन रिलीज कर रहे हैं। सेकेंड गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपका है ऑक्सिंटिक सेल, जिसको एसिड सेल भी बोलते हैं या पेराइटल सेल भी बोलते हैं। पेराइटल सेल ये क्या रिलीज करते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, जिसका कि डाइजेशन में रोल प्ले होगा। और थर्ड सेल है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या रिलीज करेंगे? म्यूकस। तो यह एंजाइम, यह एसिड और म्यूकस तीनों एक दूसरे में मिलकर क्या बना देते हैं? गैस्ट्रिक जूस। इन्हीं तीनों सेल से जो सबस्टेंसेस रिलीज हो रहे हैं, एंजाइम, एसिड एंड म्यूकस, ये तीनों कहाँ पर जाकर मिक्स हो रहे हैं? एक मिक्सचर बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं गैस्ट्रिक जूस। देन डियर स्टूडेंट, आप देखोगे स्टमक में जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, तो उसमें स्टमक के जो एंजाइम हैं उनका कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे वह डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। तो उसमें आप देखोगे
स्टमक में जो प्रोपेप्सिन रिलीज हो रहा था, जो कि एक एंजाइम है, वह क्या है, इनएक्टिव। तो उसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, HCl। HCl का पीएच क्या होगा, 2। तो HCl क्या कर रहा है, प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे पेप्सिन क्या हो जा रहा है, एक्टिव। जब यह एक्टिव हो जाएगा तो जो हम प्रोटीन खाते हैं, स्टमक में हमारे प्रोटीन गया, तो उस प्रोटीन को अब वह एक्टिव पेप्सिन क्या करेगा, यह एंजाइम है, एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया तो उस प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करेगा तो प्रोटीन किस में टूटेगा, पेप्टोन्स में। उसी तरह से प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन को एक्टिवेट कौन कर रहा है, यह इनएक्टिव है, ये क्या है, इनएक्टिव। और यह क्या है, एक्टिव है। तो उसका एक्टिवेट कौन कर रहा है, HCl, जो कि ऑक्सिंटिक सेल से रिलीज हो रहा था, HCl। तो जब रेनिन एक्टिव हो जाएगा तो रेनिन क्या करता है, जो हम दूध खाते हैं, दूध में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन का क्या नाम है, केसिन। क्या नाम है, केसिन। अब वह रेनिन क्या करेगा, केसिन को डाइजेस्ट करेगा, और केसिन को डाइजेस्ट करेगा तो क्या बनेगा, पैरा केसिन। केसिन को डाइजेस्ट करेगा तो क्या होगा, पैरा केसिन। इसीलिए कभी कभी आप देखते हैं जब बच्चे दूध खाते हैं, तो जब वो कभी कभी दूध बाहर निकालते हैं तो वह दूध थक्का में जम जाता है। दूध थक्का में क्यों जमता है, कि दूध का जो प्रोटीन है केसिन, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, पैरा केसिन में, जिससे दूध क्या आ जाता है, थक्के के रूप में बच्चे मुंह से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद थर्ड स्टमक में पाए जाने वाले एंजाइम है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। ध्यान दीजिएगा, स्टमक में लाइपेज भी है जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। लिपिड मतलब फैट, वैसे फैट लिपिड का पार्ट है। तो लिपिड हम जो खाते हैं, तो लिपिड क्या है, लार्ज मालिक्यूल है, बड़े बड़े लिपिड के मालिक्यूल है। अब यह लिपिड का हल्का फुल्का डाइजेशन स्टमक में हो जाता है। तो स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज है। लाइपेज ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, बट यहाँ पर हम उसको क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो क्या करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज इसका डाइजेशन करेगा, तो छोटे छोटे लिपिड के ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। उस लिपिड्स को हम बोलते हैं इमल्सिफाइड लिपिड। लिपिड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, एंड सच लिपिड इज कॉल्ड इमल्सिफाइड लिपिड। उसके बाद डियर स्टूडेंट, आप देखोगे एक सी शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज सी शेप स्ट्रक्चर। इसका शेप कैसा है, सी लाइक है, इंग्लिश के सी लेटर जैसा है। तो इस सी शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की डिवाइड किया जाता है ड्यूडेनम, जेजुनम, और जो लास्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। तो ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ही सभी जूस रिलीज हो रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस भी ड्यूडेनम में रिलीज हो रहा है, पैनक्रियाटिक जूस भी पैनक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम में रिलीज हो रहा है। और ये लीवर है, लीवर में गाल ब्लडर है, और लीवर भी क्या कर रहा है, गाल ब्लडर से बाइल जूस भी रिलीज कर रहा है, बाइल डक्ट से, दैट इज बाइल डक्ट। बाइल डक्ट से वो भी कहाँ रिलीज हो रहा है, ड्यूडेनम में। तो मोस्ट ऑफ जूस कहाँ रिलीज हो रहे हैं, ड्यूडेनम में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपका डाइजेशन कहाँ होगा, सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पहले हम बात कर लेते हैं लीवर की। लीवर एक स्पेशल सेल से बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल, इस हिपैटिक सेल्स का नेचर क्या होता है, फैगोसिटिक इन नेचर। फैगोसिटिक मतलब दे ईट द फॉरेन बैक्टीरियल, जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं उनको ईट करता है लीवर। और लीवर के साथ साथ हिपैटिक सेल्स के साथ साथ लीवर में कुप्फर सेल्स भी पाए जाते हैं। पूछा जाता है कभी कभी कुप्फर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लीवर में। और हिपैटिक सेल्स भी पाए जा रहे हैं लीवर में। लीवर एक जूस रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। क्या रिलीज करता है लीवर, बाइल जूस। ध्यान दीजिएगा, बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। यही एक ऐसा जूस है जिसमें किसी प्रकार का एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है,
तो इसका डाइजेशन में क्या फंक्शन है? जब इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं है, जो किसी चीज का डाइजेशन ही नहीं कर रहा है, तो बाइल जूस का डाइजेशन में क्या फंक्शन है? तो इसका थोड़ा सा फंक्शन है इमल्सिफिकेशन। क्या फंक्शन है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन हम पहले बात कर चुके हैं। लिपिड के बड़े बड़े मालिक्यूल को छोटे छोटे मालिक्यूल में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये लिपिड को क्या करते हैं? इमल्सिफाई। उसके साथ साथ बाइल जूस में कुछ पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। ये पिगमेंट कौन है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। या बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या करते हैं? हमारे फीकल मैटर को कलर प्रोवाइड करते हैं। फीकल मैटर को कलर, येलो कलर। जो आप फीकल मैटर रिलीज करते हो तो येलो कलर का होता है ना, तो वह येलो कलर क्यों होता है? जो बाइल जूस में पिगमेंट है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, यही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जब किसी का लीवर खराब हो जाता है तो बहुत ज्यादा यह पिगमेंट रिलीज होते हैं, जिससे उनके बॉडी भी कभी कभी क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका पीलिया। पीलिया आप नाम सुने होंगे, जिसको आप जनरली जॉइंडिस बोलते हैं। पीलिया या जॉइंडिस। तो लीवर खराब होता है, डैमेज होता है, जिससे इन पिगमेंट का एक्सेस सिक्रीशन होता है, जिससे उनमें क्या हो जाता है? जॉइंडिस। तो अब ध्यान दीजिएगा, बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ हो रहा है? लीवर में। बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ हो रहा है? लीवर में। बट बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ होगा? गाल ब्लैडर में। तो आंसर पूछा जाता है कि बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ हो रहा है? तो गाल ब्लैडर में। बट सिक्रीशन कहाँ हो रहा है? लीवर में। बाइल जूस ओपन कहाँ हो रहा है? ड्यूडेनम में। किससे ओपन हो रहा है? बाइल डक्ट। किससे ओपन हो रहा है? बाइल डक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका लीवर के बारे में। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट स्टमक। स्टमक में जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं तो उसमें क्या बनते हैं? HCl। HCl एसिड है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं वीडियो में कि HCl क्या करते हैं? हमारे स्टमक वाल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हमको स्टमक वाल हमारा डाइजेस्ट ना हो तो स्टमक वाल को प्रोटेक्शन कौन देता है? म्यूकस। ये CBSE में आपको बहुत बार पूछता जाता है, स्टमक की वाल HCl से डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक वाल को प्रोटेक्ट कर देता है, जिससे हमारा क्या होता है? स्टमक वाल डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। देन डियर स्टूडेंट, एक चीज और ध्यान दीजिए कि आपको लीवर को हमारा बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है कहा जाता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से क्या रिलीज होंगे? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होंगे तो कहाँ ओपन होंगे? पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम में ओपन होंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि पेनक्रियाटिक जो ऑर्गन है वह एक ऐसा ऑर्गन है जो मिक्स्ड ग्लैंड है। MIXED, मिक्स्ड ग्लैंड है। इट मीन्स वह एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह बिहेव करेगा। दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वह क्या रिलीज कर रहा है? पेनक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? पेनक्रियाटिक जूस। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वह क्या रिलीज करेगा? हार्मोन्स। क्या रिलीज करेंगे? हार्मोन्स। तो ध्यान दीजिएगा कि किससे क्या रिलीज हो रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। या तो पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, लीफ लाइफ है, दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड। या एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करेगा और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज पेनक्रियाटिक जूस, इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स। तो ध्यान दीजिए, किसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, किसको इंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे ब्लड है, आर्टरी है वेन में, अगर ब्लड में कोई ग्लैंड ओपन हो रहा है विथ डक्ट, या डक्ट है एक नली है, अगर डक्ट की हेल्प से ओपन हो रहा है तो सच टाइप्स ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। डक्ट से ओपन होंगे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, अगर विदाउट डक्ट है तो उसको हम बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद देखोगे डियर स्टूडेंट, पैनक्रियाज ग्लैंड को जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक जब बिहेव करेगा तो क्या रिलीज करेंगे? हार्मोन्स। क्या रिलीज करेंगे? हार्मोन्स। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। पहले तो एक स्पेशल सेल्स है जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर होगा पैनक्रियाज।
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने टाइप्स के सेल्स हैं? 3 टाइप सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा नॉट गामा। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। तो अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन से रिलीज करता है? ग्लूकेगान, GLUCAGON, ग्लूकेगान। बीटा सेल्स कौन सा हार्मोन से रिलीज करता है? इंसुलिन। डेल्टा सेल्स कौन सा हार्मोन से रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं GH। अगर ये हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज ना हो तो आप में ग्रोथ नहीं होगा। ओके, ये 3 टाइप्स के सेल्स हैं पेनक्रियाट के इंडोक्राइन ग्लैंड में, जो 3 टाइप्स के हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं। देन उसके बाद हम उनके फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट। जो अब हमारे ब्लड में जैसे ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, हम ग्लूकोज को यूज नहीं कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करेगा? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स है जिससे ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं? ग्लाइकोजन। वहीं अगर इंसुलिन न हो हमारे ब्लड में तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कहाँ होता है? लीवर में। देख ध्यान दीजिएगा, कन्वर्ट कहाँ हो रहा है? लीवर में। बट ये हार्मोन्स कहाँ रिलीज हो रहे हैं? पेनक्रियाज में। अगर यही हार्मोन्स हमारे ब्लड में न हो तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए कभी कभी डायबिटिक पेशेंट को हम क्या देते हैं? इंसुलिन हार्मोन्स देते हैं, जिससे क्या होता है? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो आप डायबिटिक से बच जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे? आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। कभी कभी आपको क्या होता है? एनर्जी चाहिए, आपको फूड भोजन नहीं मिल रहे हैं, तो एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज। तो आप क्या किए हो? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर किए हो। तो जब ग्लाइकोजन में स्टोर है तो वही ग्लाइकोजन फिर हम किस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं? ग्लूकोज में। तो उसको कौन हार्मोन्स तोड़ेगा? ग्लूकेगान। ध्यान दीजिएगा, ये हार्मोन्स है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकेगान। और यह प्रोसेस है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। GLYCOGENESIS, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक और प्रोसेस है जो कि यहाँ पे स्टार में बता दिए हैं। ग्लूकोज अगर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हम लाइफ प्रोसेस के सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे, जो हमारा रिस्पिरेशन है। ग्लूकोज अगर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये तो ग्लूकोज का कन्वर्जन है। बाकी हम बताएं कि डेल्टा सेल से ग्रोथ हार्मोन से रिलीज होते हैं, अगर वह रिलीज न हो तो आपके बॉडी में ग्रोथ नहीं होंगे। देन डियर स्टूडेंट, पेनक्रियास से रिलीज होने वाले इंजाइम्स है एक्सोक्राइन ग्लैंड से, जो डाइजेस्टिव इंजाइम है। या डाइजेस्टिव इंजाइम कौन कौन रिलीज हो रहे हैं पेनक्रियास से? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमिलोप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड स्टीएप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो किसमें डाइजेस्ट होगा? अमीनो एसिड। किसमें डाइजेस्ट होगा? अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड में डाइजेस्ट होंगे। और एमिलोपेप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रहा है? स्टार्च। स्टार्च डाइजेस्ट होंगे तो किसमें? ग्लूकोज या डाइसैकेराइड्स में डाइजेस्ट होंगे। देन कार्बोक्सीपेप्टाइड है, ये किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड्स को। प्रोटीन डाइजेस्ट होता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड डाइजेस्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। प्रोटीन डाइजेस्ट होगा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड डाइजेस्ट होगा तो अमीनो एसिड। सब छोटे छोटे मालिक्यूल में डाइजेस्ट हो रहे हैं, लार्ज मालिक्यूल सिंपल मालिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? डाइजेशन। स्टीएप्सिन है, स्टीएप्सिन को हम जनरली क्या बोलते हैं? लाइपेज। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? लिपिड। लिपिड डाइजेस्ट करता है लाइपेज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिपिड है जिसको हम स्टीएप्सिन बोल रहे हैं, यह लिपिड को डाइजेस्ट करेगा तो किसमें डाइजेस्ट करेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। किसमें डाइजेस्ट करेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इससे क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का रिएक्शन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? लिपिड। इसलिए लिपिड किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है? लाइपेज। देन स्टूडेंट, इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम है। इससे जो जूस रिलीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को जनरली सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस का पीएच क्या है? 8.3। यही लास्ट डाइजेशन है। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन। अभी तक फूड का डाइजेशन शुरू हो रहा है, जो कि माउथ से शुरू हुआ था और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन के साथ साथ फूड का एब्जॉर्प्शन भी होंगे। एब्जॉर्प्शन फूड का किससे होंगे? जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलिया पाए जाते हैं। विलाई क्या पाए जाते हैं? विलाई
ये विलाई क्या करते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो यह तो एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में है, बट इससे इंटेस्टाइनल जूस में रिलीज होने वाले एंजाइम है आपका इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। ये इतने एंजाइम रिलीज होते हैं जो अलग अलग सब्सटेंस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। जैसे माल्टेज की बात करेंगे तो माल्टेज जैसे होता है आपका, अगर माल्टेज पर वर्क हो रहा है, माल्टेज एंजाइम किस पर वर्क करेगा, माल्टोज पर। यह माल्टोज है, माल्टोज। तो माल्टोज पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, माल्टेज। तो माल्टेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, माल्टोज पर एंजाइम वर्क किया माल्टेज, या ओज है MALTOSE, एंजाइम क्या है ASC, एंजाइम क्या है ASE, और सबस्टेंस क्या है OSC। तो माल्टोज माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में टूट रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, या डाइसैकराइड्स है माल्टोज। उसी तरह से इरेप्सिन क्या है, एंजाइम है। इरेप्सिन जब प्रोटीन पर वर्क करेगा, यहाँ पर इरेप्सिन रहेगा, तो इरेप्सिन जब प्रोटीन पर वर्क करेगा तो प्रोटीन किसमें टूट जाएगा, अमीनो एसिड में, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। और या माल्टोज को, और या सुक्रोज को डाइजेस्ट करोगे तो सुक्रोज क्या होगा, जैसे फ्रक्टोज है, सॉरी सुक्रोज पर एंजाइम कौन सा वर्क करेगा, सुक्रेज ASE। तो ये किसमें टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत CHS से सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुक्रोज पर एंजाइम सुक्रेज वर्क करेगा तो किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। उसी तरह से लैक्टोज है, लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज किस पर वर्क करेगा, लैक्टोज पर। लैक्टेज किस पर वर्क करेगा, लैक्टोज पर। तो यह लैक्टेज एंजाइम है LACTASE, लैक्टेज पर वर्क करेगा तो ये किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये सभी क्या हैं, डाइसैकराइड्स हैं, ये सभी क्या है, मोनोसैकराइड्स हैं। तो डाइसैकराइड्स किस में टूटेंगे, मोनोसैकराइड्स में। पॉलीसैकराइड 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड। तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज सब क्या है, डाइसैकराइड्स। इनके एंजाइम क्या है, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। ASC सब में जुड़ा है, सबस्टेंस में माल्टोज है और एंजाइम में क्या है, माल्टेज है ASC।